हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास नारा है एंड अपना एक WHM मास्टरिंग कोर्स चल रहा था। ये इसका 8वां वीडियो है एंड इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे cPanel की ट्विक सेटिंग्स के बारे में। तो चलिए अपन वहाँ पे जाते हैं। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इससे रिलेटेड जो बाकी की वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं चैनल पर। तो आई बटन पर प्लेलिस्ट है, तो वो आप ज़रूर चेक कर लें। अपन क्या सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में और जो सारी चीज़ें हैं वो कवर कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें अपन कवर कर चुके हैं, इनके वीडियो ऑलरेडी चैनल पे हैं। आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इनके सारे के वीडियोस आप चैनल पर देख सकते हो, आई बटन पे आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में जो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद अगला टॉपिक डिस्कस होगा। तो इसमें ट्विक सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस पर आना आपको। एंड उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज ऐसे ही वीडियोस रोज़ रोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे ट्विक सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे देखो ये ना एक है ऑल में। तो देखो आपको सारे दिखाएंगे जो जितने भी हैं। जैसे इसमें ये कंप्रेशन वाला भी दिखा दिया, CP एडोन वाला भी दिखा दिया। या तो इसमें क्या आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज एक साथ ही सारी सेटिंग यहाँ पे दिखा दी। या आप एक एक इन्होंने ये टैब अलग अलग बना रखी है, तो इनमें भी जाके आप सेम सेटिंग यहाँ से कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं वैसे ही जाता हूँ, इसमें जाता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे कंप्रेशन है, ये रहा CP एडोन, ये रहा। तो आप यहाँ पे भी ऐसे करके भी आप जो सेटिंग इनमें करनी होती है वो कर सकते हो। दोनों चीज़ें सेम ही है, ठीक है। तो इसमें देखो कंप्रेशन में जाते हैं सबसे पहले। तो इसमें gzip है, तो इसका लेवल पूछ रहा है कि आपको लेवल कितना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 6 रखा हुआ है। एंड यहाँ पे जब आप ये वाला ना ये साइन, इस पे जब क्लिक करोगे ना तो इसके बारे में और बता देगा। एंड इसी चीज़ को आप गूगल करोगे ना तो कि gzip कंप्रेशन लेवल, तो इसमें यहाँ पे ये gzip के बारे में बता देगा कि 1 से 9 के बीच में इसका लेवल होता है। और जो 9 वाला लेवल होता है ना, जो मैक्सिमम होता है, वो मैक्सिमम का कंप्रेशन होता है, बट स्पीड है ना उसकी स्लो होती है। तो जो मीडियम है ना, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अपनी सेटिंग में 6 रखा हुआ है, जो कि बेस्ट है। क्योंकि जो 9 करेंगे तो उसमें अच्छा हुआ, लेकिन वो स्पीड इसकी कम रहेगी, तो इसलिए अपने को इसको 6 ही रहने देना है। आप अपने हिसाब से 9 भी कर सकते हो, लेकिन वो फिर स्लो उसको कंप्रेस करेगा, जो भी फाइल वगैरह हैं। जो भी नंबर ऑफ पिगी प्रोसेस, तो पिगी प्रोसेस की नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना, इसको भी आप जब गूगल करोगे तो आपको पता लग जाएगा। इसमें क्या मल्टीपल प्रोसेस होती हैं। एंड ये जो gzip है ना, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये मल्टीपल प्रोसेस एक साथ करता है। एंड यहाँ पे जब आप कंपेरिजन भी देखोगे ना, gzip फास्टर देन, तो पिगी कैन archive लार्जर फाइल, तो एंड क्विकर। तो ये क्या, ये बड़ी फाइलों के लिए हैं एंड उनको कम टाइम में करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। एंड इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 1 है, तो इसको 1 ही रहने दो। यहाँ पे मिनिमम रखा हुआ है, मैक्सिमम 128 है। तो आप 1 से 128 के बीच में यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। तो उसके बाद है नंबर ऑफ किलोबाइट्स चंक्स पर कंप्रेशन ओवर कंटिल। तो इसमें ये किलोबाइट्स के बारे में बताया। तो इसमें मिनिमम है 128, मैक्सिमम है ये 5,34,000 को 288। तो इसको जब आप गूगल करोगे ना तो थोड़ा क्या इसमें आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे आप ये वाला बटन दबा के भी आप इसमें इसकी थोड़ी जानकारी और ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको अलग नॉलेज मिल जाएगा। जैसे ही आप ये जो मेन इसकी हेडिंग है, इसको रन करोगे ना गूगल में, तो जो पिगी प्रोसेस में ये देखो, ये ईच पिगी प्रोसेस में मतलब इतना कुछ होता है, 1024। एंड जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसके हिसाब से भी 4096 है। एंड यहाँ पे भी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वही डली हुई है। तो अपने को भी यही करना है। अपने को इतना ज़रूरी नहीं है वो कंप्रेशन वगैरह के लिए लार्ज फाइल, तो वो अपने को करनी नहीं है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसे ही रहने दो। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप इसके बीच कर सकते हो। ये यहाँ पे लिमिटेशन दी हुई है, तो इसके बाद बीच आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद आते हैं CP एडोन्स। तो CP एडोन के बारे में मैं बता देता हूँ। CP एडोन मतलब cPanel के जो एडोन है
एडोन मतलब एडिशनल जो भी प्लगइन होते हैं, कुछ भी मान लो, या स्क्रिप्ट्स होती हैं। तो सीपी एडोन में आता क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे आपने cPanel में देखा होगा कि यहाँ पे नीचे एक वर्डप्रेस होता है, वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। तो वो पार्ट है सीपी एडोन का, बिकॉज वो एक्सटर्नल उसमें ऐड किया हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आजकल के cPanel में तो आता है। एंड उसके बजाय आप और भी बहुत सारे एडोन ऐड कर सकते हो। कुछ cPanel में आपने देखा होगा बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि ऑटोमेटिक इंस्टॉल होती है, तो वो सीपी एडोन के थ्रू इंस्टॉल होती है, उसी के थ्रू अपडेट होती है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे पहला है सीपी एडोन्स साइट सॉफ्टवेयर ईमेल एडमिन ईमेल। तो यहाँ पे नन कर रखा है, कुछ भी नहीं डाल रखा। आप अपना ईमेल डाल सकते हो, या जो भी जैसे कि रीसेलर वाले के पास भी ऐसा WHM होता है, तो वो अपना ईमेल डाल सकता है कि कोई भी कहीं भी cPanel यूज़र या कुछ भी अपडेट वगैरह आए तो वो उनके ईमेल पे आ जाएंगे। ठीक है। सीपी एडोन साइट सॉफ्टवेयर सोर्स ऑटोमेटिकली अपडेट। तो ये बोल रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि सीपी एडोन में वर्डप्रेस ऐड किया हुआ है, तो जो वर्डप्रेस का क्या वर्जन चेंज होता रहता है, वर्डप्रेस वाले वर्जन चेंज करते रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, तो इसको यहाँ पे ऑन कर रखा है। अगर आप ऑफ करके रखते हो तो जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट सीपी एडोन में डाला हुआ है वही रहेगा। फिर उसी के बारे में यहाँ पे है कि कितनी रिक्वेस्ट हो इंस्टॉलेशन की एक साथ, 99 यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। एंड एडोन पर रिक्वेस्ट कितनी हो वो भी 99 यहाँ पे रखी हुई है। एंड सीपी एडोन साइट मॉडरेटर नोटिफिकेशन की कुछ भी चेंजेस वगैरह हो, तो मतलब कुछ भी चेंजेस मॉडरेशन में सारी चीज़ें आती हैं कि कुछ भी इंस्टॉलेशन अपडेट यहाँ पे जब आप इस वाले पे क्लिक करोगे ना, तो सीपी एडोन साइट सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पेंडिंग मॉडरेशन रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे ऑफ किया हुआ है। इसको आप ऑन करके देख सकते हो कि ये होता क्या है, क्योंकि जब आप इसको टेस्ट करोगे ना तभी आपको ये पता लगेगा। एंड इतना cPanel में क्या है कि जो चीज़ें इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती ना, उनको ये ऑफ ही करके रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट में। लेकिन कुछ केसेस में कुछ क्लाइंटों को ये नीड होती है, तो वो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये इन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की रिक्वेस्ट पर एडोन, तो इसके भी 99 यहाँ पे रखी हुई है। एंड ये तो अपन ने कर लिया था। इसके बाद आते हैं नीचे, एंड ये पूछ रहा है कि अलाउ द नॉन cPanel सोर्स, तो उसको अलाउ करना है या नहीं करना, तो उसको भी ऑन कर रखा है कि जैसे एक तो है कि cPanel के पोर्टल पे कोई एडोन है तो वो आप ऐड कर रहे हो, या कोई एक्सटर्नल CMS है, मजेंटो वगैरह है, वो आप ऐड कर रहे हो, तो उसको अलाउ करना है या नहीं करना है, तो यहाँ पे ऑन कर रखा है उसको। एंड एक ही है कि अलाउ साइट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन फॉर मॉडिफाइड सोर्स। मॉडिफाइड सोर्स मतलब आपने कुछ बिल्ड किया है, ठीक है, उसको आप टेस्ट करना चाहते हो एडोन के रूप में, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, या यूज़र टेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो ये यहाँ पे ऑफ कर रखा है। अगर आपको यूज़ करना है, आपको टेस्ट करना है, आपने कुछ बिल्ड किया है वो इस पे टेस्ट करना है, तो आप ऑन कर सकते हो। जैसे इस पे आप करोगे तो ये यहाँ पे आपको बता देगा। ठीक है। देखो ये मे बी यूजफुल व्हेन टेस्टिंग कस्टम एडोन्स। ठीक है। एंड ये है कि वो नोटिफिकेशन भेज दे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, तो इसको भी ऑन कर रखा है यहाँ पे। एंड रूट ऑफ साइट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, इसको भी ऑन है यहाँ पे। इस पे जो प्रश्नवाचक वाला चिन्ह है, तो इस पे आप जब क्लिक करोगे तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बता देगा। ठीक है। एंड ऐसा ही इसमें है, यही नोटिफिकेशन सिविल वही नीड टू अपडेट देर, तो कि कोई जैसे वर्डप्रेस, उसके cPanel में वर्डप्रेस का कोई ओल्ड वर्जन है एंड उसका कोई नया वर्जन अपने सिस्टम में, अपने WHM में आ गया है, तो वो तो उसको ईमेल चला जाएगा कि अपने सिस्टम में नया इसका वर्जन आ गया है, तो आप इसको अपडेट कर सकते हो। तो ये था सीपी एडोन्स के बारे में। अभी आते हैं डेवलपमेंट वाले में। ये बेसिकली काम आता है जब कि कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो उसको फाइंड करने के लिए। यहाँ पे अभी डिबग मोड ऑफ है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे ये
3 दिए हुए हैं डिबग मोड, इनका यूज़ करके आप जो भी कोई एरर है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड ये है यूज़र इंटरफेस की कोई भी एरर हो तो वो यहाँ पे आपके सी पैनल में दिखाई देगा। तो इसको आपको डिबग मोड इज़ ऑफ यहाँ पे, तो आपको अगर ऑन करना है तो आप ऑन कर सकते हो, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले में आते हैं। तो डिस्प्ले में ये बोल रहा है कि आपको जो डिफ़ॉल्ट लॉगिन थीम है उसको चेंज करना है या नहीं करना है। यहाँ पे सी पैनल की डिफ़ॉल्ट थीम, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में सी पैनल है, इसकी 2 थीमें हैं, सी पैनल लेगेसी। तो ये लॉगिन थीम जैसे आप WHM लॉगिन करते हो तो जैसे WHM का लॉगिन थीम क्या आता है, देखो मैं यहाँ पे ये करता हूँ तो आपके सामने WHM का जो लॉगिन थीम है वो आ जाएगा, ऐसा होता है। तो ऐसे ही सी पैनल का भी होता है, सी पैनल का लॉगिन थीम। एंड उसके बाद जो इसका वेबमिन होता है ना, जैसे ईमेल अकाउंट में जाके आप जो वेबमिन खुलता है ना, उसका भी जो लॉगिन होता है तो उसकी थीम ये यहाँ से चेंज हो जाएंगी सभी की। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये बता देगा सी पैनल, WHM एंड वेबमेल। तो इन तीनों की थीम चेंज होगी अगर आप ये ऊपर वाला सेलेक्ट कर ले तो। अदरवाइज ये बाय डिफ़ॉल्ट में सी पैनल है, जो कि अपन देखते हैं सी पैनल की डिज़ाइन वैसे ही, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो वेबमेल है, जैसे इसको आप यहाँ पे ओपन करोगे ना, देखो मैं इसको कॉपी करके एंड यहाँ पे ओपन करता हूँ तो जो सी पैनल का जो वेबमेल है ना उसकी आपको थीम दिखाई देगी। ये है वेबमेल और इसकी है थीम, ठीक है। तो इसकी भी डिज़ाइन चेंज हो जाएगी अगर आप ये वाला सेलेक्ट कर लेते हो तो। उसके बाद है डिस्प्ले फाइल यूजर्स इंफॉर्मेशन इन द सी पैनल। एंड अगर जैसे ये आप इसको ऑन करते हो तो यहाँ पे है ना स्टैटिक्स में, यहाँ पे डिस्क यूज के नीचे फाइल यूज वाला आएगा। तो मुझे इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। ऑन किया एंड सेव पे क्लिक किया, एंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखो ये फाइल यूज वाला आ गया। पहले यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे डिस्क यूज के बाद ये MySQL वाला ही था। अभी यहाँ पे ये फाइल यूज वाला भी आ गया है कि कितनी फाइल यूज हो चुकी हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसको जैसे ट्विक सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे इसको दोबारा से अपना था डिस्प्ले वाले में, इसको दोबारा से मैं ऑफ करता हूँ एंड सेव पे क्लिक करता हूँ। सेव पे क्लिक करते हैं। अभी आप देखना मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अभी फाइल यूज वाला है डिस्क यूज के बाद में। जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा सी पैनल को, तो यहाँ पे वो देखो नहीं मिलेगा यहाँ पे, बिकॉज वो अपन ने यहाँ से ऑफ कर दिया है, ठीक है। अभी मैं दोबारा से ट्विक सेटिंग में जाता हूँ एंड अपन थे डिस्प्ले वाले में, ठीक है। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ अकाउंट पर पेज डिस्प्ले इन लिस्ट अकाउंट, तो ये है बेसिकली इसके लिए। जैसे मैं WHM में जाता हूँ तो एक नई टैब में, एंड यहाँ पे जितने भी सी पैनल के अकाउंट होंगे ना इस WHM के अंदर, तो लिस्ट अकाउंट पे जब आप क्लिक करते हो तो एक पेज में कितने अकाउंट दिखाएंगे मैक्स। तो यहाँ पे भी देखो 30 लिखा हुआ है एंड यहाँ पे भी देखो 30 लिखा हुआ है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, या ऑल अकाउंट, मतलब आपके पास जैसे 1000 अकाउंट होते हैं सी पैनल के, तो जैसे आप चाहते हैं कि बस एक पेज में 30 ही दिखाई दे, फिर अपन वो नेक्स्ट पेज में जाए तो उसमें भी 30 अकाउंट दिखाई दे, तो वो ही आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर आ गया डोमेन्स का, तो अलाउ यूजर टू पार्क सब डोमेन ऑफ द सर्वर होस्ट नेम। तो ये कह रहा है कि जो होस्ट नेम है उसका आप सब डोमेन भी ऐड कर सकते हो या नहीं, तो यहाँ पे ऑफ कर रखा है। उसके बाद अलाउ सी पैनल यूजर टू क्रिएट सब डोमेन अक्रॉस अकाउंट, की आप यूजर को अलाउ करेगी एक ही सब डोमेन आप अदर अकाउंट्स में भी यूज लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलाउ सी पैनल यूजर टू क्रिएट सब डोमेन ऑफ डोमेन्स देयर अदर यूजर ऑन। तो जैसे किसी और यूज़र के पास डोमेन है, आप उसका सब डोमेन बना रहे हो तो उसको यूज़ करना
उसको आप अलाउ कर रहे हो या नहीं, तो यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, तो वो आप देख सकते हो, बिकॉज ये यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको सभी अपन आप यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्लिक करके आप इसको चेक कर सकते हो। एंड जो मेन चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये एनेबल डीके है, इसको आपको ऑन ही करना है। एनेबल एसपीएफ, इसको भी ऑन ही रखना है। एंड इसके बाद आते हैं सर, नीचे ऊपर एंड इस वाले में इतना ही है, बिकॉज जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो इसकी सबसे सही है। अलाउ, ये देखो, अलाउ रीसेलर टू क्रिएट अकाउंट विथ सब डोमेन ऑफ द सर्वर होस्ट नेम, कि रीसेलर को भी अलाउ करना है या नहीं करना है। ये वाला और ये वाला सेम ही है, बट यहाँ पे ये रीसेलर के बारे में पूछ रहा है। यहाँ तो था यूज़र और यहाँ पे पूछ रहा है रीसेलर के बारे में। और यहाँ पे फिर है अलाउ अनरजिस्टर्ड डोमेन, कि कोई आपने कहीं से डोमेन बाय नहीं किया और आप यहाँ पे उसको ऐड ही कर रहे हो, तो उसको अलाउ करना है या नहीं करना। एक तो आपने बाय किया हुआ है तो वो आपका यहाँ पे cPanel में ऐड हो जाएगा, अदरवाइज वो ऐड नहीं होगा। अगर आपने इसको ऑन कर रखा है तो आप कोई सा भी डोमेन ऐड कर सकते हो, चाहे आपके पास हो या ना हो। बेसिकली वो इंडेक्स नहीं होगा बिकॉज उसका एक्सेस नहीं है, लेकिन वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली ऐड ए एंट्री फॉर रजिस्ट्रेशन नेम सर्वर व्हेन क्रिएट ए न्यू जोन। तो जब आप cPanel में यहाँ पे डोमेन ऐड करते हो ना, यहाँ पे देखो डोमेन वाला सेक्शन कहाँ पे है, एड ऑन डायरेक्टरी, ईमेल, ये रहा। ठीक है, जब आप एड ऑन डोमेन करते हो तो यहाँ पे जोन एडिटर में क्या होता है कि कुछ रिकॉर्ड क्रिएट हो जाते हैं, ए रिकॉर्ड, उसके txt रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड, यहाँ पे उसके रिकॉर्ड क्रिएट हो। जैसे मैंने ये डोमेन ऐड किया, इससे cPanel बनाया, तो इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए हैं। इनको मैंने कोई मैन्युअली इसको ऐड नहीं किया है, इन्होंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये 3-4 रिकॉर्ड ऐड कर दिए हैं। तो इसके बारे में ये है यहाँ पे कि ऑटोमेटिकली ऐड द एंट्री रजिस्टर नेम सर्वर व्हेन क्रिएटिंग ए जोन। तो यहाँ पे ऑन है तभी उन्होंने ये ऑटोमेटिकली किए हैं सारे। तो इसमें इतना ही था। अभी ये आ रहा है चेक द जोन सिंटैक्स ऑनर, इसको यहाँ पे ये ऑन ही रखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद आते हैं लॉगिंग, ये है लॉग फाइल के लिए। जैसे ये लॉग फाइल बेसिकली काम आते हैं कि जब प्रॉब्लम्स आती है ना, जैसे DNS में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपन लॉग के थ्रू ही पता लगा सकते हैं। जैसे अभी सामने तो सारी चीज़ें सही दिखा रही हैं, लेकिन लॉग में क्या होता है, सारी प्रोसेस का वो वहाँ पे डाटा होता है, तो उसके थ्रू ही अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। मतलब वो डोमेन इंडेक्स नहीं हो रहा है या डायरेक्ट ये कुछ नहीं कर रहा है, तो वो वहाँ पे ही आपको पता लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका है, ये कुछ यहाँ पे इसमें भी लेवल हैं, तो इसका यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे है लॉग सक्सेसफुली लॉगिन, तो ये बोल रहा है कि एनेबल दिस रिकॉर्ड सक्सेसफुली लॉगिन इवेंट फॉर। तो आई थिंक ये इसलिए है कि जैसे किसी यूज़र ने सक्सेसफुली cPanel या वेबमिन या WHM में लॉगिन किया है, तो उसका भी ये लॉग वगैरह क्रिएट करे या उसके लिए है। ये आप देख सकते हो, मेरे को इसका आइडिया नहीं है, बट ये इसी के लिए है। उसके बाद यहाँ पे आता है मेल वाला, ये बिकॉज ये हैं सेटिंग सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, जो कि सर्वर की जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उनको आपको चेंज करना या नहीं करना, ये इसके लिए होता है ट्विक सेटिंग। ठीक है, अभी आते हैं मेल वाले में। ये जो वाली सेटिंग है, जब आप cPanel अकाउंट किसी को क्रिएट करके देते हो तब वहाँ पे भी ऑप्शन आता है, वहाँ से भी चेंज कर सकते हो हर यूज़र के लिए अलग अलग। लेकिन ये यहाँ पे है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखना चाहते हैं कि जब भी आप क्रिएट करें तो बाय डिफ़ॉल्ट वही मिले, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो कि मेक्स आवरली ईमेल पर डोमेन, तो आपको
एक डोमेन से आवरली डोमेन मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो कितने रखने हैं, तो यहाँ पे लिमिटेड है नंबर ऑफ ईमेल्स ए डोमेन में सेंड पर डे बिफोर द सिस्टम, तो यहाँ पे भी लिमिटेड रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे द मेल बॉक्स स्टोर द फॉर्मेट फॉर न्यू अकाउंट्स, तो ये मेल डायरेक्टरी है, इस नाम से है। एंड उसके बाद आते हैं ये कैच के लिए है मेल ऑथेंटिकेशन वाया डोमेन ओनर पासवर्ड, अगर कोई मेल अकाउंट में लॉगिन करे तो वो मतलब लॉगिन करे तो पासवर्ड की नीड होनी चाहिए। यहाँ पे इसको ऑफ रखा हुआ है, इसको आप ऑन करके देख सकते हो कि यहाँ पे अपने पास क्या आता है जब अपन मेल अकाउंट लॉगिन करते हैं, तो कोई पासवर्ड वगैरह पूछता है या नहीं, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड मेल मैन इन डिस्क्यूज कैलकुलेशन ऑन ईमेल डिलीवरी रिट्राई टाइम, कि जैसे कि कोई ईमेल फेल्ड हो गया तो उसको रिट्राई कितनी देर बाद करेगा, तो यहाँ पे 15 मिनट बाय डिफ़ॉल्ट रखे हुए हैं। कभी कभी क्या होता है मेल जाता नहीं है सर्वर में, या तो जो ISP होता है वो रिजेक्ट कर देता है या फेल्ड हो जाता है, तो उसको रिट्राई कितने देर बाद में करना, तो यहाँ पे 15 मिनट रखा हुआ है। ट्रैक ईमेल ओरिजिन वाया एक्स सोर्स ईमेल हेडर, तो ईमेल हेडर क्या होता है बेसिकली, जैसे आपके पास कोई भी मेल आता है, ठीक है, मैं जैसे कोई स्पैम में जाके आपको एक मेल दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला मेल है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप शो ओरिजिनल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हेडर मिलेगा आपको, ईमेल का हेडर होता है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि किस IP से मेल आ रहा है, तो वो आपको रखना है या नहीं रखना, तो यहाँ पे ऑन किया हुआ है। तो ये बेसिकली उस ओरिजिन का पता लगता है कि कौन सी IP से ये मेल आ रहा है। द परसेंटेज ऑफ ईमेल्स टू क्यू टू रिट्राई फॉर डिलीवरी, जैसे ये पूछ रहा है कि जैसे आपके 1000 मेल क्यू में चले गए तो कितने मेल्स हों उनको अपने को रिट्राई करना है, तो यहाँ पे 125% लिखा हुआ है, इसका मेरे को समझ में नहीं है 125 ईमेल या 125%, आई थिंक ये 1000 में से कर रहा है, तो 125% जो मेल हैं उसको ये रिट्राई करेगा। जैसे क्यू में तो बहुत सारे होंगे मेल, लेकिन वो रिट्राई ओनली कुछ मेल्स को करेगा, बिकॉज एक अकाउंट की जो आपने लिमिटेशन रख रखे ना कि हावरली इतने ही सेंड हो इस सर्वर से, तो अगर वो सभी क्यू वाले को करेगा तो उसकी जो लिमिटेशन है वो बीट हो जाएगी। तो ये यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मॉनिटरिंग द नंबर ऑफ यूनिक रिसिप्ट पर आवर टू डिटेक्ट ये स्पैमर, मतलब कोई सेंड कर रहा है धड़ाधड़ cPanel आपका यूज़ करके, आपका चाहे यूज़र हो या कोई भी हो, या आपका कुछ हैक हो गया एंड वो सेंड कर रहा है धड़ाधड़, तो देन नोटिफिकेशन चला जाएगा, सिस्टम विल बी सेंड द नोटिफिकेशन, अगर ऐसा कुछ होता है तो नोटिफिकेशन आते ही आप कुछ एक्शन लोगे या आपका जो रीसेलर है वो एक्शन लेगा उस पर। एंड ऐसा कुछ ये हो रहा है, इसमें पूछ रहा है कि अगर ऐसा आप डिटेक्ट होता है तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पे टेक नो एक्शन लिखा हुआ है, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो कि अगर कोई ऐसा स्पैमिंग कर रहा है तो रिजेक्ट आउटगोइंग मेल, तो उसकी जो आउटगोइंग मेल है उसको आप रिजेक्ट कर सकते हो। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट ये रखते हो तो कोई भी बल्क में करेगा ना तो उसकी जो आउटगोइंग मेल है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है टेक नो एक्शन, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो या होल्ड पे रख सकते हो अगले को। उसके बाद आता है नंबर ऑफ यूनिक रिसिप्ट पर आवर टू ट्रिगर पोर्टल, तो यहाँ पे आप रख सकते हो कि जैसे 500 मेल कर रहा है बंदा कोई, तो मतलब उसको आइडेंटिफाई तो आप करोगे ना कि सिस्टम को बताओगे कि वो कितनी मेल करे तब वो एक स्पैमर है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 500 रखा हुआ है, तो जैसे कोई 500 से ऊपर कर रहा है, 1000 कर रहा है पर आवर में ही, तो वो स्पैमर में काउंट हो जाएगा एंड उसको आप यहाँ से एक्शन वगैरह उस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 500, इसको आप कम या बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद ये हावरली मेल इसको ऑफ रखा हुआ है, ये इतना नहीं ज़रूरी।
मैक्सिमम पर परसेंट ऑफ फेल्ड और डिफर मैसेज ए डोमेन में भी सेंड पर आवर लिमिटेड रखा हुआ है, इसको आप बहुत कम कर सकते हो, ठीक है, कुछ परसेंट कर सकते हो, 10-20%। नंबर ऑफ फेल्ड और डिफर मैसेज ए डोमेन में सेंड बिफोर प्रोटेक्शन कैन ट्रिगर 5। यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हो, ये सही तभी इसके बारे में समझ में आएगा। ये 5% कह रहा है या 5 मेल कह रहा है, इसके पता नहीं। रिजेक्ट आउट गोइंग SMTP टू रूट एग्जाम एंड मेलगन। रिजेक्ट आउट गोइंग SMTP, तो यहाँ पे एनेबलिंग दिस फीचर विल रिडायरेक्ट आउट गोइंग SMTP। ये काइंड ऑफ आपने मेल रिले के बारे में सुना होगा, तो काइंड ऑफ वही है, एंड इसको यहाँ पे अलाउ कर रखा है। एंड उसके बाद है नोबडी द प्रिवेंट नोबडी फ्रॉम द सेंडिंग मेल। जैसे कुछ में क्या होता है कि यहाँ पे ये इसको ऑफ कर रखा है कि कुछ स्क्रिप्ट आती हैं कि PHP की स्क्रिप्ट आपके cPanel पे इंस्टॉल करके लोग मेलिंग करते हैं, तो उसमें क्या वो सेंडिंग मतलब सेंड फ्रॉम वाला उसमें कुछ डालना नहीं पड़ता, लोग हर कुछ डाल के उसको सेंड करते हैं, तो वो इसको अलाउ नहीं करेगा। अगर किसी भी अदर से जा रहा है तो मतलब अदर डोमेन कुछ भी जो रजिस्टर्ड नहीं है कहीं पे, तो उसको प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे इसको ऑन किया हुआ है, मतलब ये उसको ये उसको सेंड नहीं करने देगा, ठीक है। उसके बाद है अलाउ यूजर टू रिले मेल यूजिंग दिस IP। तो ये बोल रहा है कि आपको रिले करवाना है तो SMTP से करवाना है, तो इसको ऑफ मतलब IMAP और पॉपअप 3 से रिले नहीं करवाना है, दे कैन यूज द SMTP ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे इसको ऑफ रखा हुआ है। उसके बाद आता है ये एनेबल बॉक्स ट्रैप पर स्पैम ट्रैप। तो ये कोई सर्विस है तो इसको ऑन रखा हुआ है कि जो कि स्पैम ट्रैप के लिए है। स्पैम ट्रैप बेसिकली होता है कि कुछ स्पैम ट्रैप के मेल होते हैं, तो उस पर जब मेल जाता है तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये जो यूज़र कुछ सेंड कर रहा है वो स्पैम है या जेन्युइन है या कुछ भी है। एंड उसके बाद एनेबल आर्काइव सपोर्ट, इसको भी ऑफ रखा हुआ है। एनेबल ये होरडे वेब मेल है, जैसे राउंड क्यूब होता है ना, तो यहाँ पे जैसे cPanel में आप देखोगे ये वाला, तो आप राउंड क्यूब भी यूज़ कर सकते हो या होरडे भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ कि एनेबल करना है या इसको, तो इसको ऑन ही यहाँ पे रखा हुआ है। एंड होरडे कैच फाइल इसको डिसेबल रखा हुआ है। एनेबल राउंड क्यूब मेल, तो इसको भी ऑन ही रखा हुआ है, ये तो अपने को चाहिए। स्पैम फिल्टर भी यहाँ पे ऑन ही है, ये तो रखना ही है। एंड उसके बाद और सारी चीज़ें सेम ही हैं। डिफ़ॉल्ट कोटो ऑप्शन फॉर न्यू ईमेल अकाउंट, इसको है कि आप या तो अनलिमिटेड कर सकते हो या फिर यूज़र पे आप छोड़ दो कि वो ही हर ईमेल अकाउंट का वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सके। उसके बाद आते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है, थोड़ा मैं इसको कर लेता हूँ। नोटिफिकेशन में आते हैं, बिकॉज ये ट्वीक सेटिंग वाली वीडियो बड़ा होगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन सेंड करे, जैसे सिस्टम डिस्क स्पेस यूज़ की वार्निंग हो, कोई थ्रेशोल्ड पार कर जाए, तो इसको ये वार्निंग है, इसको यहाँ पे ऑन कर रखा है। तो अगर आपने ऑन कर रखा है तभी वो नोटिफिकेशन वगैरह सेंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नोटिफिकेशन कहाँ सेंड करेगा, जो भी आपने ईमेल वगैरह दिया है, एडमिन ईमेल या कोई रीसेलर का ईमेल है, उस पर सेंड करेगा। या किसी यूज़र का cPanel है तो उसको सेंड कर देगा, उसके अकाउंट में अगर ऐसा हो रहा तो। अकाउंट सिस्टम डिस यूज वार्निंग परसेंटेज, तो ये थ्रेशोल्ड रखा हुआ है कि अगर इससे ऊपर होते ही डिस स्पेस तो वो मेल जाने लग जाएगा। इसको आप कम भी कर सकते हो कि 70% पे ही हो। 70% अगर डिस यूज हो गई हो, मतलब भर चुकी हो, तो उस यूज़र को मेल जाता रहे तो वो फिर एक्शन ले थोड़ा बहुत। या आप रीसेलर पे भी अप्लाई कर सकते हो या अपने कंप्लीट सर्वर पे भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज एक कंप्लीट सर्वर का भी तो एक डिस्क स्पेस होता है, तो उस पर भी। अकाउंट
सिस्टम डिसयूज क्रिटिकल परसेंटेज, मतलब 92% पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है डिफ़ॉल्ट। आप अपने हिसाब से यहाँ पे 90 रख सकते हो कि 90% हो जाए तो वो क्रिटिकल है, इससे ऊपर फिर वो हो जाएगा तो उसका जो साइट वगैरह है वो डाउन हो जाएगा। डिस्क क्यूटो यूज वार्निंग ऑन, आउट ऑफ मेमोरी वार्निंग ऑन, तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन के लिए है बेसिकली कि कोई भी आपने कुछ लिमिट रखी हुई है उससे कुछ भी ऊपर जा रहा है तो उसको नोटिफिकेशन जाएगा, बिकॉज तभी वो उसको सही रख पाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आप परसेंटेज अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो कि इस परसेंट से ऊपर अगर कुछ भी हुआ तो आप एक्शन लोगे या यूज़र एक्शन लेगा या जो भी आपने रीसेलर दे रखा वो एक्शन लेगा। ठीक है, ये बैंडविड्थ यूज़ की वार्निंग है 70%, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। बैंडविड्थ बेसिकली बहुत सारा ट्रैफिक आता है तो वो उसको मतलब ज़्यादा किसी यूज़र को बैंडविड्थ दी हुई है तो वो ज़्यादा हैंडल कर सकता है ट्रैफिक वगैरह। तो इसमें यही है नोटिफिकेशन वाला ही है कि आप एक परसेंटेज थ्रेशोल्ड रखो, उससे ऊपर जाते ही उसको मेल वगैरह जाता रहेगा। यहाँ पे फिर आते हैं पैकेजेस में। तो जैसे आप पैकेजेस ही इसलिए हैं कि जब आप, मैं एक सेकंड यहाँ पे एक WHM खोल लेता हूँ। जब आप cPanel क्रिएट करते हो ना, cPanel का अकाउंट, जैसे लिस्ट में आया, मैं लिस्ट में आने के बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे आप क्रिएट करोगे तो ये पैकेजेस पूछता है, पैकेज कौन सा है। तो यहाँ पे ओनली एक ही पैकेज है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, तो वो अपन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। लेकिन आप पैकेजेस और भी बना सकते हो, वो मैं आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा। यहाँ पे आपको एक कंप्लीट मेन्यू मिलेगा पैकेजेस का, नीचे है ऊपर है आई थिंक। यहाँ पे ये देखो लोकल सर्वर रीसेलर, एक सेकंड, या इसको आप सर्च कर लो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखो पैकेजेस, ठीक है, ऐड है पैकेज। तो पैकेजेस में क्या होता है कि आपने एक पैकेज बना दिया कि बेसिक, प्रो, अल्ट्रा, ठीक है। तो बेसिक पैकेज में आपने ये यहाँ पे कुछ लिमिटेशन लगा दी कि इसको मैं 1000 MB दूंगा या 1-2 डोमेन ही ऐड करने दूंगा, तो वो आप पैकेज बनाते हो कि किसी यूज़र को आपने बेसिक पैकेज दे दिया, अगर उसने कम पेमेंट किया है, ज़्यादा पेमेंट किया है तो उसने आपने उसको अल्ट्रा वाला पैकेज दे दिया। अल्ट्रा वाला पैकेज यहाँ पे नाम रख दिया आपने और उसमें सारे अनलिमिटेड कर दिए। तो ऐसे पैकेज आप बना सकते हो। तो इसमें है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो मैक्सिमम ईमेल क्वोटा फॉर न्यू पैकेज वो यहाँ पे इतने रखे हुए हैं, 1024 MB। तो यहाँ पे आप जब देखोगे ना तो 1024 ही मिलेगा आपको। ये देखो 1024, क्योंकि बिकॉज अपने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इतना सेट कर रखा है। आप यहाँ से भी इसको कर सकते हो, लेकिन जब आप क्रिएट करोगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या मिलेगी वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी है, या आप अपने हिसाब से यहाँ पे न करो तो भी चलेगा, बिकॉज जब आप क्रिएट पैकेज करोगे तो वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपको करना क्या है यहाँ पे। उसके बाद डिफ़ॉल्ट डिस्क यूज क्यूटो फॉर न्यू पैकेज, इसमें इतनी है। ये आपको देखो ऊपर मिलेगा डिस्क स्पेस क्यूटो, तो इसको कोटा बोलते हैं, क्यूटो या कोटा जो भी है। तो ये इतने मिलेंगे, ये भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। ये भी बैंडविड्थ वाला भी यहाँ पे आपको मिलेगा कि आपको बैंडविड्थ कितनी रखती है। तो इसमें देखो इतनी रखी हुई है। उसके बाद आते हैं PHP के। तो एक तो जो php.ini फाइल होती है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, PHP मेमोरी टाइम, PHP मैक्स पोस्ट साइज। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, तो वो सभी पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 128 MB को आप 500 MB कर सकते हो, बिकॉज कुछ PHP के जो स्क्रिप्ट इंस्टॉल होती है ना तो उनमें नीड होती है इनकी, या वर्डप्रेस में भी आपको ये ज़्यादा नीड होती है कि जो मेमोरी लिमिट है उसको आप इंक्रीज़ करो, या वर्डप्रेस में कुछ आप प्लगइन इंस्टॉल करते हो तो उसमें नीड होती है। एक ये है, एक cPanel PHP लोडर
कुछ जो PHP स्क्रिप्ट होती हैं उनमें ये आपको ऑन चाहिए होता है, या जो कुछ प्रोग्राम होते हैं। उसके बाद आते हैं रिडायरेक्शन में। इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, रिडायरेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे ऑन है कि कोई नॉन SSL से SSL रिडायरेक्शन हो, तो यहाँ पे अपन ने ऑन कर रखा है, इसको अलाउ कर रखा है कि अपन जैसे SSL इंस्टॉल करते हैं या किसी वर्डप्रेस में कोई प्लगइन है उसको वो बोलते हैं कि आप रिडायरेक्शन करो तो ये हो जाए, तो ये यहाँ पे अपन ने ऑन कर रखा है। लॉगआउट रिडायरेक्शन URL, यहाँ पे कोई ऐसा URL नहीं डाला हुआ है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। ये cPanel का योर वेबसाइट कि cPanel लॉगआउट होते ही वो आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दे, ऐसा कुछ थोड़ा मैं इधर इसको। उसके बाद आते हैं सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में अलाउ ऑटो कंप्लीट फॉर लॉगिन स्क्रीन, तो इसका बारे में अपन देखते हैं। दिस फीचर यूजर टू एनेबल ब्राउजर नेटिव पासवर्ड कैचिंग फॉर cPanel WHM लॉगिन। इफ यू टर्न इज ऑफ इट विल नॉट इफेक्टिव लेगेसी स्टाइल टू लॉगिन थीम। ओके, इसको ऑन कर रखा है तो आई थिंक ये ऑन ही इसका सही है भी। इसको आप ऑफ या ऑन करके चेक कर सकते हो ये क्या करता है, बिकॉज ये मेरा कुछ चेक नहीं किया हुआ है। हाइड लॉगिन पासवर्ड फ्रॉम CGI, मतलब ये कि जो लॉगिन का पासवर्ड है वो इस वाली स्क्रिप्ट वहाँ पे जो है लॉग वगैरह होते हैं उनमें न हो, तो यहाँ पे ऑफ किया हुआ है। कुकी IP वैलिडेशन, इसको भी स्ट्रिक्ट किया हुआ है। डिसेबल लॉस, इसमें दो हैं, ये क्या नाम है इसका पता नहीं। जनरेट, यहाँ पे ओ सिक्योरिटी में क्या ये अलग अलग नाम है, ये आपको आई थिंक सुने भी नहीं होंगे। जनरेट कोर डम्प्स, इसको ऑफ किया हुआ है। सेंड पासवर्ड व्हेन क्रिएट ए न्यू अकाउंट, हाँ ये सही चीज़ है। जब आप cPanel का कोई भी नया अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको ईमेल में पासवर्ड जाता है, लॉगिन की डिटेल जाती है, cPanel का URL जाता है, लॉगिन URL, तो आपको पासवर्ड सेंड करना है या नहीं करना, यहाँ पे ऑफ किया हुआ है। एनेबल फाइल प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे ऑन है। फाइल प्रोटेक्शन बेसिकली ये होता है, मैं जैसे यहाँ पे फाइल मैनेजर में cPanel में जाता हूँ और एक MBA मैंने cPanel बेसिकली इसीलिए बना रखा है कि कोई भी चीज़ हो तो उसको बता सकूँ। फाइल प्रोटेक्शन, इसमें होता है कि जैसे आप public_HTML में गए एंड इस पर जब आप राइट क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे परमिशन भी दे सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि जो किसी फाइल को आपने यहाँ पे उसकी परमिशन हटा दी तो उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब ब्राउज़र पे डाल के या URL पे डाल के वो फाइल एक्सेस नहीं होगी बाद में। तो ये इस फाइल का प्रोटेक्शन है। एंड एक फाइल का प्रोटेक्शन यहाँ से भी होता है, लीज प्रोटेक्ट। इस पर क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे कुछ प्रोसेस वगैरह होगा, उसमें आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये भी ये वाला बेसिकली इसी के लिए है कि आप फाइल की जो परमिशन वगैरह वो कर सकते हो, तो इसलिए ये यहाँ पे ऑन किया हुआ है, ठीक है। यह है ब्लैंक रिफर सेफ्टी चेक, इसको भी ऑफ किया हुआ है। एंड रिडायरेक्ट SSL फॉर cPanel सर्विस, इसको ऑन किया हुआ, सही है ये। अलाउ PHP टू रन व्हेन लॉगिन इन द रीसेलर, इसको भी ऑन किया हुआ है। इसमें और भी चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ काम की है। यूज़ MD5 पासवर्ड विथ अपाचे। MD5 बेसिकली MySQL में होता है, ये जो डाटाबेस होता है ना उसमें। तो जैसे कोई भी आपके डाटाबेस में स्टोर होता है पासवर्ड, तो वो एक MD5 में एक अलग सा ही पासवर्ड दिखता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिजिट का होता है। जैसे आपने 3-4 डिजिट का पासवर्ड रखा, लेकिन MD5 में वो बड़ा सा दिखेगा आपको, तो वो यूज़ करना है, तो यहाँ पे ऑन किया हुआ उसको। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं SSL टाइप, ये और भी सारी चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, इसको बाय डिफ़ॉल्ट वाले पे ये रहने देते हैं, बिकॉज ये अपने आप
ऑन करके देख सकते हो, या इसके बारे में थोड़ा पढ़ अगर आपकी यूज़ की चीज़ हो तो थोड़ा इसके बारे में जान लेना, तब और भी पता लगेगा। उसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर ये वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये यहाँ पे ऑन है। ये बेसिकली कुछ यहाँ पे मेमोरी वगैरह, यहाँ पे जैसे इसको पढ़ोगे ना तो डिक्रीज मेमोरी यूज़, ये सर्वर पे इतना लोड आने नहीं देते हैं, कुछ हैंडल करते हैं प्रोसेस को, तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे ऑन है। एंड ये है नेक्स्ट मेंटेनेंस cPanel RPM चेक, तो यहाँ पे ऑन है इसको। एंड यहाँ पे जैसे इसके बारे में आप इस पे साइन पे क्लिक करोगे तो एनेबल दिस ऑप्शन हैव सिस्टम चेक cPanel RPM फॉर प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द मेंटेनेंस स्क्रिप्ट। ओके, एंड ये वाला जो RPM चेक होता है उसको हैंडल करता है। ये देखो, द यूज वेरिफिकेशन ड्यूरिंग इट्स मेंटेनेंस स्क्रिप्ट, दिस इंश्योर द RPM packages file are not corrupt and the nothing has been। एक सेकंड, आप इसको अगर आप यहाँ पे भी चेक कर लेना। RPM होता क्या है बेसिकली, पैकेज मैनेजर। ओके। उसके बाद नीचे आते हैं एनेबल PHP my admin इंफॉर्मेशन सिग्मा सर्च इज ऑन। ये बोल रहा है कि इफ़ मतलब आपके अगर 100 से 1000 डाटाबेस एग्जिस्ट करते हो आपके सर्वर पे, तो अगर यू कैन डिसेबल दिस ऑप्शन टू अटेम्प्ट टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस। However, the cPanel user must re-login into the cPanel to allow the phpMyAdmin to disable newly created database। तो इसको ऑन किया हुआ है बिकॉज जो आपका cPanel का यूज़र है वो उसको अलाउ हो के वो अपने phpMyAdmin में लॉगिन करके देख सके जो न्यूली क्रिएटेड डाटाबेस है। ठीक है, उसके बाद आते हैं SQL में। ये MySQL है, इंक्लूड डाटाबेस इन द डिस्क यूज कैलकुलेशन। तो यहाँ पे इसको यूज़ किया ऑन किया हुआ है। ये बेसिकली आई थिंक उसकी भी जो डिस्क साइज होती है एक, कि आप इतने डाटाबेस बना सकते हो या उसके यूजर्स के बारे में, तो ये ऑन किया हुआ है। तो ये है यूज इंफॉर्मेशन सिग्मा टू एश्योर MySQL डिस्क यूज, तो इसको भी ऑन किया हुआ है। ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, इतना कुछ समझ में आएगा नहीं इसमें बिकॉज, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तब आप आराम से इसको फाइंड कर लोगे कि ये किस काम में आता है। गूगल वगैरह कर लेना इसके बारे में थोड़ा, तो पता लग जाएगा बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस हैं cPanel में। अलाउ cPanel WH to determine the best value for your MySQL open files limit configuration। इसको ऑन किया हुआ है। एडजस्ट कर सकते हो ओपन फाइल लिमिट वैल्यू को during each MySQL restart। okay, and allow cPanel to determine the best value for MySQL max allow packages। मैंने जो अभी PHP वाले में दिखाया था ना, यहाँ पे मैक्स वैल्यू मैक्स टाइम, ये यहाँ पे अपन एडिट कर सकते हैं। तो MySQL वाले में आप इसको कर सकें तो यहाँ पे इसमें ऑन किया हुआ है। ये बोल रहा है कि जैसे कुछ आप प्रोसेस कर रहे हो, कोई भी डाटाबेस हो रहा है या उसको आप रिस्टार्ट कर रहे हो, तो आप उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हो। बेस्ट वैल्यू ऑफ फॉर योर MySQL, इसमें भी यही है। इसमें ये है MySQL इनबॉम बफर फुल साइज कॉन्फ़िगरेशन एंड रिक्वायर यूजर नेम परफेक्ट ऑन नेम ऑफ न्यू डाटाबेस और डाटाबेस यूज़र, इसको भी ऑन किया हुआ है। ये बहुत बड़ा नोट है इसके लिए, इसको आप देख लेना किस चीज़ के बारे में। एंड इसको ऑफ किया हुआ है फॉर शॉर्ट परफेक्ट फॉर MySQL एंड MariaDB डाटाबेस। ये डाटाबेस दो हैं, एक तो MySQL और MariaDB, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक cPanel MySQL यूज़ करता है। उसके बाद आता है स्टेट्स एंड लॉग्स। अलाउ यूजर्स टू अपडेट द
AW स्टेट्स फॉर CC पैनल। आपने देखा होगा सी पैनल में जब आप यहाँ पे जाओगे मैट्रिक्स में, तो ये देखो यहाँ पे एक ये सॉफ्टवेयर डला हुआ है ना, ये बेसिकली स्टैटिक्स के लिए है। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि उसको ऑन करना है ऑफ करना है, तो यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट में तो ऑफ रखा हुआ है, ठीक है। यूजर जो अपडेट, अच्छा ये अपडेट के लिए है कि अपडेट करना है या नहीं करना, तो इसको ऑफ रखा हुआ है, ओके। उसके बाद आता है डिटेक्ट ईच डोमेन एक्सेस लॉग्स फ्रॉम आफ्टर स्टैटिक्स आर गैदरिंग, डिलीट ईच डोमेन एक्सेस लॉग्स, तो यहाँ पे इसको ऑन कर रखा हुआ है कि जो स्टैटिक्स आने के बाद आई थिंक दी सेटिंग विल फोर्स टू सिस्टम टू डिलीट ऑल एक्सेस लॉग्स आफ्टर ईच रन, ओके। तो ये जो भी स्टैटिक्स वगैरह आएंगे इन सॉफ्टवेयर के द्वारा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के आई थिंक नाम भी दिखेंगे, 3 सॉफ्टवेयर आएंगे, ये वाला जो कि स्टैटिक्स दिखाते हैं, तो उसका जो डाटा वगैरह है वो डिलीट हो जाएगा आफ्टर ईच प्रोसेस या ईच रन, जो भी बोलो। एंड यहाँ पे भी यही है। एंड उसके बाद रिमोट मंथली अचीव लॉक्स यूजर, इसको भी ऑन ही है। एक्स्ट्रा CPU फॉर द सर्वर लोड, यहाँ पे 0 रखा हुआ है, आई थिंक मैक्सिमम इसमें 2 है। द फॉर फिजिकल वैल्यू एंड द वैल्यू इज 2 इन द डिफाइन विल बी कंसिडर क्रिटिकल, ओके। तो यहाँ पे 0 रखा हुआ है, 2 वाले में क्रिटिकल होता है। कीप मास्टर FTP लॉग फाइल, तो इसको ऑफ रखा हुआ है कि जो FTP कनेक्शन होता है ना, उसकी लॉग फाइल उसको रखना या नहीं रखना, तो इसको ऑफ रखा हुआ है। कीप स्टेट लॉग, जो स्टेट्स वाले ये सॉफ्टवेयर हैं उनके जो लॉग्स फाइल है उसको रखना है नहीं रखना, इसको ऑफ रखा हुआ है। एंड स्टेट्स लॉग लेवल 1 से 0 के मतलब 1 से 10 के बीच यहाँ पे 1 बाय डिफॉल्ट सेट है। और भी चीज़ें इसमें आप देख सकते हो, ओके। ऊपर जाते हैं, फिर नेक्स्ट वाले में जाते हैं, स्टेट प्रोग्राम। तो यहाँ पे यही वाले जो सॉफ्टवेयर हैं तीनों, यहाँ आपको ये वाला ये आपको यहाँ पे मिलेंगे सी पैनल में, मैट्रिक्स में अगर आपने अलाउ कर रखे हैं तो। यहाँ पे तीनों ऑन है, ठीक है। एंड यहाँ पे रिवर्स DNS रेवोल्यूशन, तो इसको ऑफ किया हुआ है। रिवर्स DNS भी बेसिकली जो ईमेलिंग वगैरह वाले में ना, आपने बहुत सुना होगा रिवर्स DNS या PTR रिकॉर्ड, तो इसमें यहाँ से इसको ऑफ कर रखा है। उसके बाद में स्टेटस में आ जाते हैं, क्रिटिकल लोड थ्रेशोल्ड, तो यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हो, या अदरवाइज ये यहाँ पे CPU ऑटो डिटेक्ट यहाँ पे कर रखा है इन्होंने, या फिर इस नीचे वाले पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। किस हिसाब से सेट करना है, कुछ परसेंटेज या क्या, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, या इसके बारे में गूगल कर लेना। या अदरवाइज ये CPU है या जो भी सर्वर है जो WHM मैनेज करता है पूरे प्रोसेस को, तो वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। फिर आते हैं सपोर्ट पे। सपोर्ट वाले में यही है कि डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है वो आपके सी पैनल में दिखाना है, या बार में कहीं लिंक्स वगैरह डालना है या नहीं डालना है, तो इसको ऑफ कर रखा है। सेंड एरर रिपोर्ट टू सी पैनल फॉर एनालिसिस, हाँ इसको ऑफ कर रखा है। एंड अपडेट एनालिसिस इंटरवल यहाँ पे 90 डेज रख रखा है, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं सिस्टम पे। सिस्टम में भी बहुत सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे ऑप्शंस, ठीक है। एक इसमें तो मेन चीज़ें वो देख लेते हैं। अपाचे CC पैनल, अपाचे SSL पोर्टल, यहाँ पे इसका मतलब ऑल IP होता है, मतलब इस ऐसे कोई स्पेसिफिक IP यहाँ पे सेट नहीं है, तो ये जैसे 0.0.1 इसलिए डालते हैं कि ऑल IP, ठीक है। एंड सी पैनल WHM की API डेवलपर के लिए यहाँ पे इन्होंने ऑफ कर रखी है, तो वो आप
को क्रिएट नहीं कर सकते API। उसके बाद DNS सर्वर लोड डिफर टाइम इज टू मैक्सिमम 300 डाल सकते हो आप। उसके बाद जो मेन चीज़ें वो मैं देख लेता हूँ क्या है। ऑन डोमेन कैच डिस्क इंफॉर्मेशन ऑन enable optimize listing on the IP। अच्छा, ये IPv6 का है कि this allow you to use WHM cpan Maven and web disk और IPv6। तो ये यहाँ पे ऑफ कर रखा है। अभी क्या IP ये वाली है ना, ये IPv4 है, ऑलमोस्ट IPv4 यूज लेते हैं। IPv6 से अगर कुछ जो ISP होते हैं ना वो सपोर्ट नहीं करते हैं, ईमेल वगैरह या कुछ और भी चीज़ें होती हैं, तो सारे लोग IPv4 ही यूज लेते हैं। नीचे आते हैं, ये IQ नीचे एंड यूज cPanel डिफॉल्ट ऑफ, ये वही चीज़ आ गई। हैंडलर मैक्स cPanel WHM वेबमेल सर्विस हैंडलर, तो यहाँ पे 200 रखा हुआ है जो कि मिनिमम है। यहाँ पे इसके बारे में आप पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत। रिमोट WHM टाइम आउट 35 सेकेंड। रीसेट पासवर्ड फॉर सब अकाउंट यहाँ पे ऑन है, रीसेट कर सकते हो आप पासवर्ड। cPanel अकाउंट का पासवर्ड भी आप रीसेट कर सकते हो ऑन। नीचे आते हैं एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज के बारे में मैंने बता दिया है। कुछ सर्विसेज हैं जो कि इतने काम के नहीं है, इसलिए वो मैंने कवर नहीं किए हैं। तो यहाँ पे ये थी ट्विक सेटिंग। बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो गया है बिकॉज इसमें ऑप्शंस बहुत थे एंड सर्विसेज के बारे में भी बताया है एंड कुछ 1-2 सर्विसेज थी जो मैंने ऑन ऑफ करके भी आपको इसमें दिखाई है। तो इस वीडियो में इतना ही था, आपको इसके बारे में बताना था। तो ये सर्वर कॉन्फ़िगरेशन वाला अपना जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके सारे वीडियोस मैंने कर दिए हैं एंड आपको जो cPanel का ये जो WHM का मास्टरिंग कोर्स का जो वीडियोस हैं वो आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर देखना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।